ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना चैप्टर चल रहा है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसके बारे में पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ चर्चा की थी। आनुवंशिकता क्या चीज़ होती है, आनुवंशिकता में किस प्रकार से हम आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल की जीवनी में हमने पढ़ा था किस प्रकार से मेंडल ने अपने पूरे जीवन में शिक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से अपने संकर संकरण प्रयोग किए थे। हम पढ़ रहे थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से 7 लक्षणों को आधार मान करके मेंडल अपने संकर संकरण के प्रयोग देता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। ये महत्वपूर्ण शब्दावली जेनेटिक्स की आधारशिला मानी जाती है। इन्हीं कुछ परिभाषाओं के आधार पर हम आनुवंशिकता को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विपर्यासी लक्षण क्या होता है। तो देखो, जीवों में विपर्यासी लक्षण की यदि बात की जाए, जीवों में उपस्थित या पेड़ पौधों में उपस्थित विपरीत लक्षणों को ही क्या कहा जाता है? विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। विपरीत का शाब्दिक अर्थ है उल्टा, अपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी पौधे की लंबाई को लेकर चलता हूँ, मैंने कहा लंबा, तो दूसरा लक्षण उसका क्या हो जाएगा? बोना। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इन्हीं लक्षणों को क्या कहा जाता है? विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। तो शब्दावली की पहली परिभाषा थी विपर्यासी लक्षण, यानी विपरीत लक्षणों को क्या कहा जाता है? विपर्यासी लक्षण कहा जाता है। नंबर 2 परिभाषा की यदि बात करें तो हम बात करते हैं कारक। कारक क्या होता है? देखो, मेंडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या बात बताई? कारक क्या होते हैं? वे इकाइयां जो माता पिता के लक्षणों को संततियों तक लेकर जाती हैं, क्या कहलाती हैं? कारक कहलाती हैं। मेंडल ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया कि जनकों के लक्षण संततियों में जाते हैं और ले जाने के लिए जिस यूनिट की सहायता से वो लक्षण आगामी पीढ़ी में जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो कारक क्या हुआ? वे इकाइयाँ जो जनकों के लक्षणों को संततियों तक लेकर जाती हैं या माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी तक लेकर के जाती हैं, वो इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? कारक कहलाती हैं। देखो, फिर एक वैज्ञानिक आता है जोहानसन। ध्यान से देखना, वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। जोहानसन ने मेंडल के कारक को जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन। यानी कारक को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। किसके अनुसार? जोहानसन के अनुसार। और वर्तमान में जनकों के लक्षणों को संततियों तक ले जाने वाली इकाई को जीन के नाम से ही जाना जाता है। तो वर्तमान में कारक को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। देखो, एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। एक लक्षण होगा, कोई भी एक लक्षण है, पौधे की लंबाई है, पुष्प की स्थिति है, बीज का आकार है, इस एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। वही जीन जनक से उस लक्षण को संतति तक पहुंचाने का काम करता है। तो जोहानसन के अनुसार जीन वह इकाई है जो माता पिता के लक्षणों को संततियों तक लेकर के जाती है। अब हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण। किसकी बात करते हैं? प्रभावी लक्षण की बात करते हैं। देखो, प्रभावी लक्षण क्या होता है? जब 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, जैसे मैंने कहा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। मैंने एक लंबे पौधे वाले जनक का एक बोने पौधे जनक के साथ में क्रॉस करवाया। अब देखो, इसमें कैपिटल टी है, इसके गेमेट यदि बनाए तो यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा। जब दोनों युग्मकों में संलयन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो एक संतति कैपिटल टी वाली आती है, एक संतति स्मॉल टी वाली आती है। मतलब ये यहाँ पर प्राप्त होता है। अब ये जो कैपिटल टी है, ये अपने प्रभाव को दिखाएगा और इसमें लंबेपन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? लंबेपन को। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जब 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त F1 पीढ़ी, इसको F1 पीढ़ी बोला जाएगा, प्रथम संतानीय पीढ़ी बोला जाएगा। और प्रथम संतानीय पीढ़ी में ये अपना प्रभाव दिखाता है, अर्थात लंबेपन को दर्शाता है। इस प्रकार के लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त संतति में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। फिर प्रभावी का अपोजिट हो जाएगा अप्रभावी लक्षण।
स्पष्ट है, सरल है, समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखाया और प्रभावी लक्षण कहलाया, ठीक उसी प्रकार ध्यान दें स्मॉल टी बोनेपन को कोडित कर रहा है, लेकिन F1PD में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो तीसरी शब्दावली में तीसरी परिभाषा थी प्रभावी लक्षण की, चौथी परिभाषा थी अपनी अप्रभावी लक्षण की। अब देखो हम बात करते हैं युग्म विकल्पी की। युग्म विकल्पी की एलील या एलिलोमॉर्फस क्या होता है? युग्म विकल्पी क्या चीज़ होती है? मैंने यहाँ बताया आपको कि एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है, एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है और उस जीन के दो स्वरूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं? उसके दो स्वरूप पाए जाते हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा कैपिटल टी। मैंने कहा एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है जिसके दो स्वरूप होते हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। मैंने यहाँ कैपिटल टी लिख दिया। अब इसमें देखो ये कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है? लंबे लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके कितने स्वरूप माने जाते हैं? दो स्वरूप हो गए। दोनों कैपिटल लेटर दोनों लंबेपन को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ स्मॉल टी भी लिया था, स्मॉल टी। अब देखो ये स्मॉल टी बोनेपन को कोडित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जोड़े के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार के समूह को क्या कहा जाता है या स्वरूप को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है और उस जीन के दो स्वरूप होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। देखो ये दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और एक आता है अपना विषम युग्मजी। देखो सम का शाब्दिक अर्थ है समान, युग्म का मतलब है जोड़ा, समान प्रकार का जोड़ा। मतलब क्या हुआ कि जब उस जीन के दोनों स्वरूप एक ही प्रकार के हो, जब उस जीन के, मैंने क्या कहा कि एक जीन के दो स्वरूप होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से युग्म विकल्पी कहा जाता है। यदि जीन के दोनों स्वरूप समान हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समयुग्मजी कहा जाएगा। जैसे बार बार एग्जाम्पल में लिया जा रहा है कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों लेटर कैपिटल लेटर हैं, दोनों समान है, इसको समयुग्मजी कहा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों लेटर स्मॉल लेटर हैं, ये भी समयुग्मजी कहलाएंगे। ये लंबेपन को दर्शाएगा, ये बोनेपन को दर्शाएगा। लेकिन एक जीन के दोनों स्वरूप जब समान होंगे उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। नंबर 2 अपना है विषम युग्मजी। अब देखो विषम का शाब्दिक अर्थ होता है असमान, और मैंने युग्म का अर्थ ऊपर बताया, अर्थ होता है जोड़ा, असमान प्रकार का जोड़ा। कहने का मतलब यानी एक जीन को एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है जब उस जीन के एक स्वरूप में प्रभावी हो और दूसरे स्वरूप में अप्रभावी हो, दोनों अलग अलग प्रकार के हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विषम युग्मजी कहा जाता है। तो F1PD में हमेशा विषम युग्मजी संतति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें प्रभावी के साथ साथ में अप्रभावी लक्षण को कोडित करने वाली जीन भी क्या हो जाती है? वंशानुगत हो जाती है। ये इस प्रकार की जो संतति होती है वो विषम युग्मजी संतति कहलाती है। तो अपनी 5 नंबर की परिभाषा युग्म विकल्पी थी, उसमें मैंने इसके कितने स्वरूप बता दिए, कितने प्रकार बता दिए? 2 प्रकार के, समयुग्मजी और विषम युग्मजी प्रकार बताए। फिर देखो हम आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा की यदि बात करें संकरण तथा संकर। देखो संकरण तथा संकर क्या है? जब 2 जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उस विधि को, उस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा कैपिटल आर, स्मॉल आर। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप। ये कैपिटल आर है, ये किसी जंतु के लाल रंग को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने स्मॉल ये सफ़ेद को बता रहा है। कहने का मतलब ये प्रभावी है और ये अप्रभावी प्रकार का लक्षण है।
अब दो जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाए, देखो इसमें कैपिटल आर आएगा, इसमें स्मॉल आर, यहाँ पर इनमें क्रॉस हो गया। दो जनकों में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। और संकरण से प्राप्त संतति को क्या कहा जाता है? संकर संतति कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो क्या चीज़ बताई कि जब दो विप्रियासी लक्षणों वाले, हाँ लक्षण विप्रियासी होने चाहिए, जब दो विप्रियासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उस विधि को संकरण कहते हैं। और संकरण से प्राप्त संतति को संकर संतति या संकरे कहते हैं। अब आगे वाली परिभाषा रहेगी अपनी जनक। क्या रहेगी? जनक। पेरेंटल क्या चीज़ है? तो माता पिता को ही क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यानी किसी संकर संतति की उत्पत्ति के लिए जो जो यौगिक भाग लेते हैं, जो जनक भाग लेते हैं या जो कारक भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी। अगली शब्दावली अपनी प्रथम संतानीय पीढ़ी। देखो प्रथम संतानीय पीढ़ी क्या चीज़ होती है? जब दो विप्रियासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो प्राप्त प्रथम संतति को प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं, जिसे हम F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t। अब हम जानते हैं इसका गैमेट कैपिटल T होगा, इसका गैमेट स्मॉल t होगा। यानी यहाँ से जो युग्मक बना वो कैपिटल T है और इससे जो प्राप्त हुआ वो स्मॉल t है। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा? जनक कहा जाएगा, माता पिता कहा जाएगा। जब इनमें क्रॉस करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, उस विधि को मैंने अभी बताया क्या कहलाती है? वो संकरण कहलाती है। तो देखो यहाँ पर एक संतति पैदा हो जाएगी और उस संतति को हम क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी बोलेंगे या फिर प्रथम संतानीय पीढ़ी बोलेंगे। अब इसके बाद में यदि प्राप्त विषम युग्मजीय संतति में या F1 पीढ़ी में या फिर प्रथम संतानीय पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए? स्वपरागण करा दिया जाए, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया जाए या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए, स्वनिषेचन करवा दिया जाए, तो प्राप्त F2 पीढ़ी या प्राप्त संतति को द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे परिभाषाएं संकरण पर, संकर पर। जब दो विप्रियासी लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस, तो वो विधि क्या कहलाती है? संकरण। प्राप्त संतति संकर संतति और उसी संतति को क्या कहा जाता है? प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा जाता है। और जब F1 पीढ़ी पर हम क्या कर दें? F1 पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन करवा दें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दें, तो प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहा जाता है। मेंडल अपने संकर संकरण प्रयोग में सफल हो जाता है। इसकी सफलता का एक राज था, वो था कि मेंडल अपने प्रयोग में F3, F2, F3 तक ही सीमित रहता है, 2-3 पीढ़ियों तक ही अपने प्रयोग करता है और लक्षणों के बारे में चर्चा करता है। तो अपनी शब्दावली में प्रथम संतानीय पीढ़ी और द्वितीय संतानीय पीढ़ी। अब हम बात करते हैं आगे वाली परिभाषा पर। जीन प्ररूप। देखो जीन प्ररूप क्या होता है? किसी भी जीव की जेनेटिक स्ट्रक्चर, आनुवंशिक रचना, आनुवंशिक संरचना को जीन प्ररूप कहा जाता है। देखो कोई भी जीव है, उसकी आनुवंशिक संरचना किस प्रकार की है, उसमें किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, उसी को क्या कहा जाता है? जीन प्ररूप कहा जाता है। और यह जीन प्ररूप उस संतति में माता तथा पिता दोनों से प्राप्त होता है। यानी माता पिता के लक्षणों को कोडित करने वाली इकाइयाँ सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? जीन प्ररूप कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगली परिभाषा अपनी थी जीन प्ररूप की। जीन प्ररूप क्या है? यानी किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना को निरूपित करने वाली इकाई जीन प्ररूप कहलाती है। और ये आनुवंशिक रचना, आनुवंशिक संरचना उस संतति में माता तथा पिता से प्राप्त होती है। फिर अगली परिभाषा है लक्षण प्ररूप। देखो लक्षण प्ररूप क्या है? किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति, ध्यान देना, कोई भी जीव है उसकी यदि बाह्य प्रतीति की बात करें
वह बाहर से कैसा दिखाई देता है? वो लंबा है, वो बौना है, वो गोल है, वो झुर्रीदार है, वो मोटा है, चपटा है, किस प्रकार का है? वो प्रतीति क्या कहलाती है? उसकी लक्षण पूर्वक कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है, लक्षण पूर्वक कहलाती है, सॉरी फिनोटाइप। क्या कहलाती है? फिनोटाइप, और ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। जीन पूर्व और लक्षण पूर्व। तो जीन पूर्व तो किसको इंडिकेट करेगा? उसकी आनुवांशिक रचना को, आनुवांशिक संरचना को निरूपित करेगा। और लक्षण पूर्व किसको निरूपित करेगा? उसकी बाह्य प्रतीति को निरूपित करेगा, अर्थात वो जंतु किस प्रकार का दिखाई देता है, बाहर से देखने पर उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ें उसके क्या कहलाते हैं? लक्षण स्वरूप कहलाते हैं। फिर हम अगली परिभाषा की चर्चा करें तो एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या चीज होती है? ध्यान देना, एक संकर संकरण, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उस विधि को एक संकर संकरण कहते हैं। कितनी जोड़ी? एक का मतलब देखो, एक जोड़ी लक्षण। जैसे मैंने कहा कि मैंने ले लिया कि ये कोई लाल पुष्प है और लाल पुष्प का क्रॉस मैंने सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ में करवा दिया, तो ये जो लाल एक ही लक्षण हुआ, ये किस प्रकार का लक्षण है? पुष्प के एक रंग का लक्षण है, पुष्प के रंग का लक्षण है। तो एक लक्षण को जब लेकर के चलते हैं और संकरण करवाते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। आगे अपना आता है द्विव संकर संकरण। देखो, संकर संकरण नाम से स्पष्ट है, द्विव, और द्विव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सब जानते, दो होता है। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उसे द्विव संकर संकरण कहा जाता है। कितने जोड़ी बोली मैंने? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण। जैसे मैंने लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या चीज है? देखो, आर का मतलब राउंडेड है, राउंड है, गोल। येलो का मतलब पीला है। देखो, गोल व पीले बीज वाले जनकों का जब हरे व झुर्रीदार, ध्यान देना, झुर्रीदार व हरे बीज वाले जनकों के साथ में क्रॉस करवाया जाए। अब देखो, इसमें मैंने दो लक्षण लिए। एक तो बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, और कलर ऑफ सीड, बीज का रंग। तो कितने लक्षण हो गए? दो लक्षण। अब जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया जाएगा तो उस संकरण को क्या कहा जाएगा? द्विव संकर संकरण कहा जाता है। तो मेंडल अपने प्रयोग में एक संकर संकरण प्रयोग करता है और द्विव संकर संकरण प्रयोग करता है। ये इसका था अगली शब्दावली में। अब एक परिभाषा की और बात करते हैं। देखो, ध्यान देना, बैक क्रॉस एक आता है, बैक क्रॉस, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। देखो, इसका क्या मतलब होता है? बैक क्रॉस का मतलब क्या है? बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, अर्थात जब विषमयुग्मजी संतति का क्रॉस समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी एक के साथ में करवा दिया जाए तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है, जिसे हम प्रतीप संकरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतीप संकरण कहते हैं, यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। एक बार परिभाषा पर ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि प्रतीप संकरण या फिर संकर पूर्वज संकरण क्या चीज़ होता है, बैक क्रॉस क्या चीज़ होती है। देखो, क्या मैंने क्या बताया, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, और मैंने आपको ये बताया था कि अभी बताया कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो संतति पैदा होती है वो विषम युग्मजी प्रकार की होती है, क्योंकि प्रभावी लक्षण के साथ में अप्रभावी लक्षण को निरूपित करने वाली जीन भी साथ में वंशानुगत होती है। तो वो संतति कैसी हो गई? विषम युग्मजी संतति हो गई। अब इस विषम युग्मजी संतति का क्रॉस मैं किसके साथ में करवा दूं? या तो कैपिटल टी के साथ में करवाऊंगा या फिर मैं स्मॉल टी के साथ में करवाऊंगा। लेकिन वो संतति होनी किस प्रकार की चाहिए? समयुग्मजी होनी चाहिए, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, लेकिन संतति किस प्रकार की होनी चाहिए? समयुग्मजी होनी चाहिए। इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस कहा जाता है। और अभी देखो, मैं बताता हूँ इसमें जो जीनोटाइप जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा। मैंने लिया विषम युग्मजी संतति कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस मैंने कैपिटल टी के साथ में करवाया। इसके गेमेट बनाए
कैपिटल टी बना और स्मॉल टी बना, दोनों एक जैसे हैं, यानी कैपिटल टी यहाँ से प्राप्त होगा। इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। ध्यान देना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो लक्षण प्ररूप होगा वो 50-50 होगा, यानी 1:1 के रूप में प्राप्त होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिप संकरण क्या चीज़ होता है कि जब विषम युग्मजीय संतति का प्रभावी या अप्रभावी समयुग्मजीय के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो वो मेथड क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। एक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट का मतलब आप सब जानते हैं, टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट है क्या चीज़। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या बात करेंगे, जब विषम युग्मजीय संतति का, ध्यान देना, जब विषम युग्मजीय संतति का क्रॉस समयुग्मजीय अप्रभावी के साथ में करवाया जाता है, ध्यान देना, किसके किसके साथ में करवाया जाएगा? विषम युग्मजीय संतति का समयुग्मजीय अप्रभावी के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो उस मेथड को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट का मतलब परीक्षा होता है, यानी परीक्षण संकरण कहा जाता है। और इसका अनुपात भी क्या प्राप्त होता है? 1:1 प्राप्त होता है। देखो मैंने इसके गेमेट बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, 50-50% है, यानी 1:1 आएगा। तो टेस्ट क्रॉस में तो क्या होगा, विषम युग्मजीय संतति का, विषम युग्मजीय संतति का अप्रभावी समयुग्मजीय के साथ में क्रॉस करवाया जाएगा। जबकि बैक क्रॉस में क्या होगा, वो संतति समयुग्मजीय होनी चाहिए, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो। तो अपनी ये परिभाषा थी। एक परिभाषा है व्युत्क्रम संकरण, उल्टा संकरण। देखो इसको भी समझने का प्रयास करना। व्युत्क्रम संकरण, इसका क्या मतलब है? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है। देखो प्रथम जनक में जैसे मैंने कैपिटल टी पिता के लिए लिया क्रॉस और स्मॉल टी माता के लिए लिया, तो अगले क्रॉस में क्या होगा कि कैपिटल टी तो माता को इंडिकेट करेगा और स्मॉल टी किसको करेगा? पिता को करेगा। इसे व्युत्क्रम या उल्टा संकरण कहा जाता है। यानी जब प्रथम जनक में प्रथम संकरण जब करवाया जाएगा, उसमें जैसे कैपिटल टी पिता को कर रहा है इंडिकेट, स्मॉल टी माता को, तो अगले में उल्टा हो जाएगा, कैपिटल टी माता को बताएगा और स्मॉल टी पिता को बताएगा। इस प्रकार के संकरण को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। तो मेंडल की इस शब्दावली में हमने इन परिभाषाओं की चर्चा की। और कुछ परिभाषाएं जैसे विभूषण, एक शब्द आता है विभूषण। ये विभूषण क्या होता है, जिसको हम मेंडल की टेक्निक में पढ़ते हैं। देखो मेंडल ने संकर संकरण प्रयोग करने के लिए एक तकनीक को काम में लिया और उस तकनीक में किस प्रकार से मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। सबसे पहली टेक्निक थी इसकी, देखो मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना, वो मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसने क्यों चुना, ताकि आसानी से उसमें क्रॉस करवाया जा सके। अब द्विलिंगी पुष्प है, तो जब इसका क्रॉस किसी अन्य जनक के साथ में करवाया जाए, यानी विपरीत लक्षण वाले द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें आसानी से स्वपरागण हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वपरागण। और स्वपरागण होने से जनक के लक्षण यथावत बने रहते हैं। तो मेंडल ने क्या काम किया कि इसकी कली को खोलकर, पुष्प की कली को खोला। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पुष्प तो इसमें आसानी से क्या हो जाएगा? स्वपरागण हो जाएगा। इस स्वपरागण को रोकने के लिए मेंडल ने टेक्निक में पहला पॉइंट क्या अपनाया कि पुष्प की कली को खोल करके वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उसके पुंकेसर को हटा दिया। और यह विधि क्या कहलाती है? विभूषण कहलाती है। तो अपनी अगली परिभाषा किस प्रकार से कहाँ से निकल के आई है? मेंडल के
टेक्निक में मेंडल ने जो संकर संकरण प्रयोग किए उसमें एक तकनीक को काम में लिया, और उस तकनीक का पहला रूप क्या था कि मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है, इसमें आसानी से स्वपरागण हो जाता है। इस स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल क्या काम करता है, पुष्प की कली को खोलता है और वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उसके पुंकेसर को हटा देता है, काट देता है, अलग कर देता है, और उस मेथड को क्या कहा जाता है, विपुषण कहा जाता है। अब इसको जैसे ये हटाएगा तो अब पुष्प बदिया बन जाएगा। किस प्रकार का बन जाएगा, बदिया बन जाएगा। और अब जैसे ये वर्तिकाग्र परिपक्व होगी तो जिस पौधे का संकरण करवाना होता है या मेंडल को अगली पीढ़ी में जिस प्रकार का लक्षण चाहिए उसके पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर लाकर के गिरा देता है और संकरण की प्रक्रिया को संपादित करता है। तो मेंडल की टेक्निक में पहला पॉइंट ये था। अब ये बधिया करने के बाद में वो क्या काम करता है, ध्यान देना, बधिया करने के बाद में वो क्या काम करेगा कि कृत्रिम परागण। अब देखो कृत्रिम परागण क्या होता है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन क्या चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि परागण की जो प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा भी संपन्न हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पक्षी जो हैं या छोटे जो कीट पतंगे जो होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं, तो वो एक फूल से दूसरे पुष्प पर ऐसे जाते रहते हैं। तो मेंडल ने सोचा मैंने पुंकेसर को तो हटा दिया, लेकिन किसी कीट के साथ में किसी अन्य पादप के परागकण चिपक करके इस वर्तिकाग्र तक आ सकते हैं। तो मेंडल ने ये बधिया किए हुए वर्तिकाग्र वाले पुष्प पर क्या कर दी, पॉलीथीन की थैली बांध दी। क्या बांधा, पॉलीथीन की थैली बांध दिया ताकि आसानी से परागण को रोका जा सके। ये इसका मेथड था, ये इसकी टेक्निक थी। और जैसे जैसे मेंडल को जिस लक्षण की आवश्यकता थी उस लक्षण को कोडित करने वाले जीन या निर्धारित करने वाले जो कारक हैं या जो भी लक्षण को निर्धारित करने वाली जो इकाइयां होती हैं उनको वर्तिकाग्र पर ला करके छोड़ करके संकर संकरण प्रयोग किए। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने संकर संकरण प्रयोग की शुरुआत की और संकर संकरण प्रयोग में एक महत्वपूर्ण टेक्निक को काम में लिया। कल की ऑनलाइन क्लास में हम मेंडल के एक संकर संकरण और द्विव संकर संकरण पर आधारित कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक संकर संकरण नियम क्या होता है। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो उस टेक्निक को एक संकर संकरण कहा जाता है। मेंडल ने एक संकर संकरण पर आधारित दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें क्रमशः प्रभाविता का नियम और युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का लक्षण क्या होता है कि F1PD में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो F1PD में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और मेंडल ने इसी ही प्रभाव को प्रभाविता के नियम से संपादित किया। मेंडल के इन्हीं नियमों को, किन नियमों को, एक संकर संकरण और द्विव संकर संकरण नियमों को वंशागति के नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए, मेंडल ने वंशागति के दो नियम दिए, एक संकर संकरण और द्विव संकर संकरण। एक संकर संकरण पर दो दिए, प्रभाविता का नियम और युग्मों की शुद्धता का नियम। युग्मों की शुद्धता के नियम को पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और द्विव संकर संकरण पर आधारित एक नियम दिया जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, जिनकी चर्चा हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को इस चैप्टर की रूपरेखा अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अधिक समझाने का प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।